नाउ इट्स ओके। अब हम लोग आते हैं, आज आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ भेज रखी थी, आज आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा हुआ था। एंड दैट यस पीडीएफ सर। वाज रिलेटेड टू वेरी बेसिक थिंग्स, बहुत बेसिक इशू पे था। जैसे आप लोगों को जो मैक्रो का मैंने इनिशियल बताया था, थोड़ा सा उसका वेल वर्स्ड पीडीएफ था, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे था। इंटरमीडिएट गुड्स सभी लोग जानते हो। यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि किस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स जो है फाइनल गुड्स को बनाने में काम आते हैं। फाइनल गुड्स बताया था, और बताया कि देखो ये फाइनल गुड्स हैं, ये फाइनल यूज में काम आते हैं। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, जस्ट मिनट। तो देखो यहाँ पे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बताया था, उसके बाद फ्लो के बारे में बताया। स्टॉक फ्लो का थोड़ा क्या डिस्टिंग्विश होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दिया हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बताया, कि जो पैसा, जो कैपिटल फिर से इनकम जनरेट करने के लिए लगाई जाती इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताया, पढ़ा चुका हूँ, बट ये पीडीएफ इसलिए अलग से दिया कि थोड़ा सा स्पेसिफाइड थी। डेप्रिसिएशन मैंने बताया, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन कैसे वर्क करता है, कार की कितनी वैल्यू है, फिर कितना घटने लगती, कितना घटने लगती, लास्ट में कितनी कम हो जाती है, लाइक दैट। कैपिटल लॉस बताया तुमको, उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बताया, उनको क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे ये शो किया था। सर्कुलर फ्लो बताया, रियल फ्लो, मनी फ्लो, इंजेक्शन और लीकेज। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, कि जो नॉर्मल पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस कंट्री के होते हैं और जिनकी इनकम जो होती है वो कंट्री के नेशनल इनकम और जीडीपी में ऐड होती है। उसके बाद जीडीपी और नेशनल प्रोडक्ट बताया, थोड़े बहुत फॉर्मूला बताया था। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, करंट प्राइस पे अगर से एनआई है तो नॉमिनल एनआई है या नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे जब होती है तो रियल होती है। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल दिया है या नॉमिनल निकालते कैसे हैं जब रियल दिया है, ये फॉर्मूला देखो टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। एस्टिमेशन करना इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। एक्सपेंडिचर से कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकालते हैं, और ये बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, किससे क्या जोड़ घटा के क्या बनाते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोगों को स्टडी के लिए दिया था, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। यू नो ऑल द थिंग्स। कोई डाउट्स आउट होगा तो हमसे अलग से पूछना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पीडीएफ के ऊपर में। ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार दे दिया था। अब हम लोग आते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नाउ। ये पीडीएफ आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए पहले। यस सर। दैट पीडीएफ इज शोइंग टू यू। देखो इस पीडीएफ में मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस कौन है, एज वेल एज उनकी हेड ऑफिस कहाँ है और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहा है। एक एक लाइन से स्टार्ट करो, यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। ये इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस मतलब कि इकोनॉमिक अफेयर में भी आता है, दोनों जगह पे है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का दूसरा क्या नाम है, कौन बताएगा। वर्ल्ड बैंक का अदर नेम, किसी को मालूम नहीं है। सर आईबीआरडी। हाँ आदित्य, क्या बोल रहे हो, क्लियर नहीं आ रहा आवाज। सर आईबीआरडी। हाँ आईबीआरडी ये होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर आईआरबीडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक का नाम है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अभी हैं, ये डेविड मालपास हैं, और इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है।
एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट, हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है, इसके इम्पोर्टेंट है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ पे इसकी हेड ऑफिस है और इसके हेड क्या है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका पर्पज क्या था, किस लिए बनाया गया है। तो जिसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल का बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। कोई चीज कहीं डैमेज हो गई, वार हो गया, कुछ ऐसा हो गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, डिजास्टर आ गया, तो उन सभी को सही करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ऐसा किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये बैंक पैसे देता है। अब देखो दूसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ये IMF ही है। इसके जो अभी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, दिस वन, शी इज द लेडी एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वाशिंगटन DC में इसका भी हेडक्वार्टर है। एंड it has been, see, it has been developed in on 27 December 1945, 45 का establishment ईयर है। अब आते हैं हम लोग नाबार्ड। नाबार्ड समझते हो, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? एनीवन? Anyone can tell me full form of NABARD? मेरी वॉइस नहीं जा रही क्या आप लोग तक? सर आ रही है। तो बताओ फुल फॉर्म। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का बैंक है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट देता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि एग्रीकल्चरल जो है फाइनेंस करता है, किसानों को लोन देता है। हाँ, और इसके अभी प्रेजेंट में जो चेयरपर्सन है चिंताला गोविंदा राजूला, दिस इज द नेम, साउथ इंडिया के हैं ये, चिंताला गोविंदा राजुलू इज द चेयरपर्सन ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। एंड नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 12 जुलाई 1982 को हुआ है। RBI, यू नो, RBI तो सभी जानते हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 35 में एस्टेब्लिशमेंट है। और शक्तिकांता दास ये इसके गवर्नर हैं। और इन्होंने 12 दिसंबर 2018 में, 12 दिसंबर 2018 में इसका चार्ज लिया है। RBI में गवर्नर बन के आए हैं, किस डेट को? 12 दिसंबर 2018 में। सार्क, नाउ जो है नेक्स्ट वन है, यहाँ पे हम लोग 5वें पॉइंट पे आते हैं। दिस वन इज हियर, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एशिया में साउथ एशियन कंट्री कुछ है, वो मिल करके सार्क को बनाया है। और इनका ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है भाई कि जो साउथ एशियन कंट्री है वो आपस में मिलके कोऑपरेशन करें, कोऑपरेट करके एक दूसरे को डेवलपमेंट कराएं। ठीक है। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लो कितना है। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985 है। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985 है। सार्क का देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और सार्क के जो है मीन्स चेयरपर्सन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है।
इसाला Virakun is the chairman of the SAARC at present time. Kathmandu in Nepal is the headquarter of the SAARC and 1985 establishment year है. Okay. Now one more thing. सार्क के मेंबर कंट्री कितने भाई? Who will tell me? सार्क के मेंबर कंट्री. Sir, 7. 7. अफगानिस्तान 1 हो गया, बांग्लादेश 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, इंडिया 4 हो गया, मालदीव 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, पाकिस्तान 7 हो गया, श्रीलंका 8 हो गया. 8 हैं. अपने जितने पड़ोसी कंट्री हैं वो सभी हैं. अपने पड़ोसी कंट्री में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया. 8 हैं इसके. 8 मेंबर कंट्रीज हैं. अब आ जाओ, बीएससी जानते हो क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर की लिस्टिंग होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है. एंड इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस मुंबई है. एंड एज वेल एज 9 जुलाई 75 को स्टैब्लिशमेंट हुआ है. और इसके अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है सेबी के, वो बीएससी के, वो जो है एस रवि हैं. श्री एस रवि हैं. ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द बीएससी. नाउ yes, Aditya Majumdar, my voice is going to you clearly? Yes, sir. Jessica, are you able to listen me properly? Yes, sir. Alok, what about you? Are you getting my voice clearly? Alok? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. It's okay. Abhiraj, what about you? My voice is going to you clearly? Yes, sir. Naveen ji, are you getting my voice? Yes, sir. Anjali Yadav, are you getting my voice and able to see the PDF on screen? Anjali? Yes, sir. Yes, sir. प्रीतेश, मेरी आवाज आ रही है? PDF देख पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. स्तुति, what about you? Yes, sir. Now come to point. It's okay. BSC, we were talking about Bombay Stock Exchange. Establishment इसका हुआ है 9 जुलाई 1875 को. मुंबई जो है महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर होता है. एस रवि इसके अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है. एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी नाउ. Establishment 1992 and headquarter Mumbai. Next one is here, Small Industries Development Bank of India. ये इस तरह का बैंक अपने आप में बड़ा स्पेशल टाइप का बैंक है, जिसका काम होता है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को लोन देना और कुछ भी नहीं करना दूसरा. ये यूपी में लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी बैंक या इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इंडिया के अगर से है तो मुंबई में होगा. बट दिस इज द इंस्टीट्यूशन सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है. एस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 9. हाँ बोलो सर. वो मुझे ना मम्मी के साथ अर्जेंट जाना है कहीं काम से. जाओ देख लो. क्लास रिकॉर्डेड है, डाल दूंगा ग्रुप में, बाद में पढ़ लेना. ओके सर, थैंक कोई बात नहीं है. जाओ. ओके. ओके. नाउ सिडबी आई वाज टॉकिंग. तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका. श्री एस रामन इसके चेयरमैन है. पहले दूसरे थे, ये चेंज हो गए हैं, ये अभी रिसेंट ही आए हैं. तो एस रमन इसके चेयरमैन है सिडबी के. सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है. सिडबी जो है वो स्मॉल और मीडियम क्लास के जो इंडस्ट्री होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, उन लोगों को, इंडस्ट्रीज को लोन देने वाला बैंक है. IDBI, हैव यू हर्ड एनी टाइम? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया.
देखो IDBI जो है वो इंडस्ट्रीज को लोन देता है जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका भी है। इस्टेब्लिशमेंट 64 है, 1 जुलाई 1964। और राकेश शर्मा इसके चेयरमैन है। इससे पहले कोई दूसरे थे, अभी भी चेंज हुए हैं। राकेश शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ द IDBI। ICICI ध्यान से देखो, ICICI एक जो है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, इंडस्ट्रियल को क्रेडिट देती है, इन्वेस्ट करती है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI 1955 में बना हुआ है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी प्रेजेंट में चेयरपर्सन जो है GL मेहता है। देखो एक चीज है, यहाँ पे ICICI एक लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है ICICI बैंक लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स? ये इंडस्ट्री के लिए तो ICICI इंडस्ट्री के लिए था सर, और ये IC बैंक पब्लिक के लिए बस केवल से पैसा। हाँ, जब शुरू में ICICI आया ना तो पब्लिक जब इंडस्ट्री के लिए स्टार्टिंग में जब आया तो वो जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देने वाला एक इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन बन के आया। कंपनी एक्ट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ये 1955 में बन गया था और मुंबई में हेडक्वार्टर रखा इसका। GL मेहता इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है बस। बट 1994 में 1994 में ये ICICI वालों ने सोचा कि हम लोग सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो लोन देते हैं और वहां तक कन्फाइंड है उतना ही काम करते हैं, थोड़ा सा अपना दायरा, अपना वर्किंग एरिया बढ़ा लिया जाए। तो इसके लिए किया इन्होंने किया क्या कि बैंकिंग में आ गए। तो ICICI बैंक एक अलग यूनिट है और ICICI एक अलग यूनिट है। दोनों ICI एक ही है लेकिन अलग अलग डिविजन है। ये बैंक वाले जो हैं वो 1994 में एस्टेब्लिश हुआ ये वाला विंग। तो ICI बैंक भी है, ICI जो है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन भी है। दोनों का एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग है, दोनों का हेडक्वार्टर तो सेम ही जगह पे है और दोनों के प्रेजेंट चेयरपर्सन्स भी अलग अलग हैं। ICICI कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है वो GL मेहता है और ICI कॉर्पोरेशन जो बना 1955 में बना, जिस समय में SBI बना था। लेकिन ICI बैंक जो बना है वो 1994 में बना, 1994 में बना। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका है और इसके GC चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम में। एंड ये जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रेजेंट, ये रिप्लेस अभी हुए हैं। अभी ये रिप्लेस 2021 में हुए हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये पहले शो कर रहा था, अब इसको हटा दोगे। अब ये वाला पढ़ना, नगोजी ओकांजो लेवेला, नाइजीरिया से पर्सन है, ICI के अभी ये चेयरमैन है और ये जनरल डायरेक्टर है। 2 मार्च 2000, ये अभी मई चल रहा है ना, 2 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रमोशन हुआ है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हट गए इससे। GC चतुर्वेदी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बैंक, दिस पोस्ट। और अभी कौन है? ये नाइजीरिया के हैं, वो उनको जो है कि बनाया गया है इसका चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम में। या one thing is confusing here, just wait। ये वाला हम लोगों को PDF है कि वर्ड फाइल है यार? This is ये देखो यहाँ पे ICI बैंक का जो चेयरमैन है, ये वाली जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है WTO के प्रेसिडेंट को हटा के, ये WTO की प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाले ICI वाले गिरीश चंद्र हैं, सॉरी आप ध्यान से सुनो, ICI बैंक के गिरीश चंद्र ही हैं, वो नाम नहीं हटा है, वो WTO में चेंज हुआ है। ICI में गिरीश चंद्र है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1994 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। WTO आप लोग जानते हो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी ट्रेड में जो डिस्प्यूट आते हैं उनको सॉल्व करता है। WTO 1 जनवरी 1995 में बना हुआ है।
1 जनवरी 1995 में बना हुआ है। WTO के अभी जो चेयरमैन है उनको हटाया गया है। 1 मार्च 2021 को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। वो नया वाले चेयरमैन ये हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, ये नाइजीरिया से हैं, नोकोची ओकोंजो आइवेआला। नेम थोड़ा टेढ़ा है, बट नगोची याद रहेगा तब भी तुम लोगों को सही पकड़ लोगे इसको। एंड दिस पर्सनैलिटी इज फ्रॉम नाइजीरिया। अभी ये जो है डायरेक्टर जनरल है WTO के, और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक सुना है, क्या होता है ये, किस लिए बनता है, किस तरह का काम करता है, बताओ। सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनको फाइनेंस करता है। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, नॉर्मल बिजनेस फॉर्म को ये फाइनेंस नहीं करता है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए बना हुआ है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर फॉर्म जो है उनके लिए ये बना हुआ है, उनको फाइनेंस करता है। एंड इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, दैट इज हियर TC वेंकट सुब्रमण्यम। TC वेंकट सुब्रमण्यम। और एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस्टेब्लिशमेंट 1982 में है। ये PDF तुम लोगों को मैं भेजूंगा अभी ग्रुप में, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। अच्छा ये देखो WTO, देखो जिसका इस समय तो बहुत ही ज्यादा रोल है। बार बार इनके जो है इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, और बहुत सारी चीजें इनकी आती रहती हैं। ये इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, गाइडलाइन देते रहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोविड के अगेंस्ट। और जितना भी हेल्थ इश्यूज होता है उसके लिए बना हुआ है WTO, सॉरी WHO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनका भी है, 7 अप्रैल 1948 को बना था। और WHO के जो चेयरमैन पर्सन है, वहां पे 3 चेयरमैन हैं। एक इंडिया से हैं, 2 फॉरेन से हैं। एक जो चेयरमैन जो सबसे मेन है, वहां चेयरमैन की बेंच होती है, मतलब चेयरमैन का ग्रुप होता है, लेकिन एक लीड करता है, उसी को मेन मानते हैं। तो मेन जो है टेड्रस एडनॉम है, टेड्रस एडनॉम। एंड दूसरी है सोमैया स्वामीनाथन, ये डॉक्टर हैं और इंडिया से हैं। जीन एलिसन है, जेनी एलिसन, ये थर्ड वन है। बट मेन अगर से नाम आएगा तो टेड्रस एडनॉम बोलोगे। मान लो कि उस लिस्ट में, उस ऑप्शन में टेड्रस एडनॉम का नाम नहीं हुआ है तो सौम्या स्वामीनाथन है, तब भी ये टिक मार दोगे। इनका भी नहीं है तो जेनी एलिसन का नाम है, तब भी टिक मार दोगे। तीनों डायरेक्टर होते हैं, लेकिन मेन डायरेक्टर जो है, जो चीफ होते हैं, वो टेड्रस एडनॉम है। जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और 7 अप्रैल 1948 को बना हुआ है। ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, जो अभी अभी हम लोगों ने WTO स्टडी किया, WTO जो पढ़ा, WTO में एक और इशू आता है कि WTO का भाई मेंबरशिप जरा देखना पड़ेगा, मेंबर्स कितने हैं इसके। तो WTO के कितने मेंबरशिप है भाई? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ WTO? Sir, 164 164. countries. 164 शो कर रहा है। यस सर। तो इसको देख लेना, इसमें कभी कभी बढ़ता घटता भी रहता है, लेकिन जो लेटेस्ट रहेगा वही माना जाएगा। तो WTO का मेंबरशिप देख लेना कि 164 की है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट आता है इससे कि WTO कौन सी संस्था को हटा के बना है, बताओ। WTO कौन सी संस्था को हटा के, किसको रिप्लेस करके WTO आया है? सर बताओ। गेट सर गेट गैट को रिप्लेस करके WTO आया है, गैट की जगह पे, क्योंकि गैट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करता था, लेकिन फिर बाद में रिप्लेस करके WTO को ले आए। एंड गैट का फुल फॉर्म क्या होता है जी?
बताओ। और ये WTO 1995 में आया ना, गेट जो था, GATT, वो कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने मेंबर्स के साथ में हुआ था? सर जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ एंड ट्रेड। यस, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मतलब कि जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है उसके ऊपर में, एज वेल एज जो वहाँ पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग टैक्सेस लगाती है, उसी सबको वॉच करने के लिए, सिस्टमेटाइज करने के लिए गेट बना था। और गेट का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अक्टूबर 30 अक्टूबर 1947, जब हम लोग आजाद हुए थे उसी टाइम बना है। और जब बना था तो इसके मेंबर 23 कंट्री मेंबर्स थे, 23। जेनेवा में बना था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर था, जहां अभी है, तब उस समय भी वहीं पे था। अब आ जाओ तुम लोग। थोड़ा सा ICI का इंट्रोडक्शन है, बहुत थोड़ा सा, कि ICI क्या बना, क्या है, किस एक्ट के थ्रू बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, साफ दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ध्यान से देखो किस फॉर्म में हुआ था ये, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट वाली नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में ये बना हुआ था। एंड मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं, उनको स्टैब्लिश करने के लिए ये बनाया गया था कि भाई वो अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए। एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस कर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फाइनेंस करने के लिए बनाता है, 1982 में बना था। एंड अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा जो एग्जिम बैंक बना है वो बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के थ्रू बना है। इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना। अब आओ मेन पॉइंट पे बताते हैं। ये देखो स्क्रीन पे मैं कुछ शो कर रहा हूं, दिख रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. गुड। FD हम लोग कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट। मान लो अभी कोविड में तो नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे तो कराते हैं ना? यस सर। Yes, sir. तो फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट पे पहले 9% मिलता था, ठीक है ना, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ग्रेजुअली धीरे धीरे ये घटता जा रहा है। अच्छा एक और बात बता दूं, 10 मिनट में हमारी मीटिंग लास्ट हो जाएगी, तो दूसरा लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना। Okay, sir. ओके, आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद स्तुति। स्तुति, कम फॉरवर्ड। Yes, sir. ओके, जो ये FD होती है, FD पे जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मल लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग होता है। और पब्लिक सेक्टर का जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है वो कौन सा है बेटा स्तुति? Sir. Unmute yourself and tell. Not listening, I think. Shruti Mandal. Sir, SBI. SBI is the largest public sector bank, public sector commercial bank. Public sector का commercial bank जो सबसे बड़ा है वो SBI है, तो SBI हो गया। चलो, तो SBI के रेट को ही लिया जाता है कि बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट ये दे रहे हैं ऑलमोस्ट इतना ही सभी लोग दे रहे होंगे। थोड़ा ध्यान दो, अगर से आप 7 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का FD कराते हो, आप 7 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक का 45 डेज का FD कराते हो, तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम में मिलेगा 2.9%। 3% से कम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2.9% है। अगर से आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 3.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
साथ ही साथ में अगर से आप 1.5 महीने से लेकर 179 डेज का कराते हो, 6 महीने का, तो आपको 3.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर से आप सीनियर सिटीजन हो तो 4.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर से 6 महीने से 1 साल तक का कराते हो तो 4.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सीनियर सिटीजन अगर से हो गया आप बुजुर्ग रहेंगे तो 4.9% मिलेगा। 1 ईयर से 2 साल तक का कराते हो तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5% का आधा % बढ़ा के देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे हर जगह पे 0.5% का डिफरेंस आ रहा है सीनियर सिटीजन से और नॉर्मल लोगों से। आप देख लो, हर एक रेट मिला लो। आप हर एक रेट मिला के देख सकते हो। नाउ तो ये हमारा प्रेजेंट जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एफडी पे हमें मिलेगा, जो एसबीआई दे रही है। एसबीआई देने का मतलब जो कमर्शियल बैंक नॉर्मली देंगे वो यही देंगे। अब आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों से डिस्कस करना इस बार। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है आपके? यस सर। क्या दिख रहा है बताइए। इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट्स दिख रहे हैं आलोक यहाँ पे। इनकम टैक्स स्लैब क्या है, तो अभी न्यू जो स्कीम आई है और जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, दोनों में डिफरेंस भी दिखा रहा है और दोनों बता रहा है। न्यू स्कीम का मतलब एकदम लेटेस्ट वाली, और इससे पहले क्या थी वो वाली। आप यहाँ पे देखो, अगर से आपकी इनकम कितने लाख तक है, 2,50,000 तक। आपकी इनकम कितनी है? 2,50,000 तक है। सर 1 मंथ का है ना? नहीं यार, ये एनुअल है, साल का ना, महीने का नहीं होता है। इनकम अच्छा। टैक्स एनुअल लगता है। अच्छा। तो अगर से आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स लगेगा? नील। नो सर। नो टैक्स। पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था, जो अभी एग्जिस्टिंग इससे पहले वाला स्लैब था, और नए वाले में भी कोई टैक्स नहीं लगता है। चलो मान लो इसमें थोड़ा फीमेल को रिलैक्स है, अगर से उनका 2,80,000 तक इनकम है तब भी उनको नहीं लगेगा कोई टैक्स। 2,80,000 तक तो फीमेल को? फीमेल तुम लोगों को ओके। गवर्नमेंट थोड़ा रियायत देती है। दिस इज डिफरेंट थिंग। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि कुछ हमारे बड़े लीडर जो है कि फीमेल का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी एक चीफ मिनिस्टर जो फीमेल है उनको किस किस तरह से टीजिंग टोन में बोलते हैं स्टेज से। दैट इज नॉट गुड एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम है कि फीमेल को भाई रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिस घर में समाज में अगर से फीमेल को, महिला को जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो समाज कभी भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। वो फिर सिविल सोसाइटी नहीं मानी जाती है। देखते हो कहीं जाते हैं, लाइन में लगी है तो फीमेल को बोल देते हैं यू प्लीज फर्स्ट। कुछ भी है लेडीज फर्स्ट होता है, क्योंकि वी जस्ट रिस्पेक्ट द फीमेल। सी आर द मतलब दे आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ड, दैट्स व्हाई। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर से तुम्हारी इनकम 2.5 लाख रुपए से थोड़ी भी ज्यादा हो गई, 1 रुपए भी ज्यादा हो गई, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हो गई, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक, तो कितना कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 5%। पहले भी ये 5% था, अब भी ये 5% है। अब आ जाओ तीसरे वाले स्लैब को देखो, इंपॉर्टेंट है ये सब। फाइल भेजूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ओके सर। 5 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख से कम है, अगर से तुम्हारी 7.5 लाख तक की है तो पहले 20% लगता था टैक्स, इनकम टैक्स। अब कितना लगेगा? 10%। सर ये जो अभी वाला भेजे वो 2021 का है? हाँ 21 का लेटेस्ट।
न्यू वाला शेड्यूल दिखा रहा ना, ये वाला देखो, इस साइड वाला, ये वाला, ओके ये वाला, ये न्यू शेड्यूल है, एकदम रिसेंट, अभी इससे रिसेंट कुछ नहीं है। ओके 5 लाख से 7.5 लाख पे पहले 20% लगता था, देखो 20%, अभी कितना है, 10% है। 10%। इस बार क्या हुआ ना, इनकम टैक्स में स्लैब को ब्रेक किया गया है। जैसे पहले 5 लाख से 10 लाख का स्लैब होता था, अब क्या किया, 5 से 7.5 का एक बना दिया, 7.5 से 10 का एक बना दिया। अब देखो, अगर से आपकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक है, 7.5 से ऊपर और 10 लाख तक है, तो आपको 15% वो टैक्स देना पड़ेगा, पहले 20% देना पड़ता था। तो थोड़ा रियायत मिली है, थोड़ा रिलैक्स है। अब आ जाओ, आपकी अगर से इनकम 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 12,50,000 तक है, 12.5 तक, 10 से 12.5, आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। पहले 30% देते थे, पहले कितना देते थे, 30%, अब 20। अब देखो 12,50,000 से ज्यादा अगर से है और 15 लाख के बीच में हो तो 25% टैक्स दोगे आप, 25%। पहले 30% देते थे, पहले 30% देते थे। और देख लो, अगर से 15 लाख से तुम्हारी ऊपर इनकम है, 15 लाख से ऊपर इनकम है, तो आपको 30% टैक्स पहले भी देना पड़ता था और अभी भी 30% टैक्स ही दोगे, कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का टैक्स स्लैब है। अच्छा चलो, ये जो टैक्स होते हैं वो तो होते हैं, सबको मालूम है, सब चीज ठीक है, करेक्ट ना। इसके बाद इसमें कुछ सर चार्जेस लगते हैं। सर चार्जेस का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। सर चार्जेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगते हैं, ये देखो, मैंने हाईलाइट किया, दिखा। Yes, sir. पहला क्या है, कौन रीड करेगा? एनी गर्ल रीड इट। इशिका पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इशिता? Yes, sir. So क्या लिखा? 10% of income tax where total income exceeds rupees 50 lakh. मतलब है कि अगर से तुम्हारी इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई, ठीक है ना,